हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जो है जो फर्स्ट पार्ट से हमारा रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में एक तो कॉन्सेप्ट है और दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने पड़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझना होगा ताकि आप इसकी एप्लीकेशन को बेहतर समझ पाएँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि आपको डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आपको देखना है। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन जो हमें देखना है वो हमारे रियल लाइफ से होता है। किसी भी चीज़ का जब भी एप्लीकेशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वो हमारे रियल लाइफ से ही चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर डेरिवेटिव है क्या, ताकि हम इसके एप्लीकेशन को समझ पाए बेहतर। अगर डेरिवेटिव को बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बोले ना तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, यानी हमें स्लोप के बारे में जो है चीज़ों को देखना होगा। स्लोप क्या है, पहले अगर आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तो हम अगर किसी एक्सिस पे किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि या तो स्लोप इस लाइन का इंक्रीज हो सकता है या फिर इस लाइन का क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। या फिर किसी ग्राफ के लिए भी अगर हम देखेंगे तो ग्राफ में भी स्लोप हमारा कहीं इंक्रीज हो सकता है, कहीं हमारा डिक्रीज हो सकता है। यानी यहाँ पे चीज़ों के चेंज होने की बात हो रही है। और अगर चेंज होने की बात हो रही है यानी चेंज का मतलब क्या हो सकता है, चेंज का मतलब हो सकता है कि वो चेंज हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चेंज हमारे लिए क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज दैट मीन्स कि पॉजिटिव चेंज या फिर नेगेटिव चेंज। ठीक है। अगर पॉजिटिव से चेंज की बात करेंगे हम लोग और नेगेटिव चेंज की बात करेंगे, यानी कि जो भी चेंज होता है उसको आमतौर पे हम लोग रेट से कंसीडर करते हैं। और किसी भी चीज़ का रेट यानी उसके स्पीड के बारे में बताता है। आपको पता है स्पीड लो हाई कुछ भी हो सकता है, स्पीड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप चेंज, और वो जो चेंज है वो हमारा रेट के रिस्पेक्ट में हमें चीज़ों को देखना है। अब आपको मैं एक ग्राफ के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो चेंज है वो किसी भी ग्राफ का स्लोप के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि ये y इज इक्वल एफ एक्स कोई एक कर्व है और यहाँ किसी पॉइंट P पे अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो थीटा एंगल है, और कोई अनदर पॉइंट ले रहे हैं Q और यहाँ पे भी अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी एक एंगल और क्रिएट हुआ और जिसे हम बोल सकते हैं थीटा 2 और ये है थीटा 1। तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है इसका एंगल क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। अगर एंगल जैसे जैसे ग्रेटर होगा इसका मतलब है कि स्लोप भी वैसे वैसे क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब स्लोप वहाँ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसमें रेट है यानी जो ग्राफ है, ग्राफ में जो चेंज है वो चेंज एक पॉजिटिव चेंज है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चेंज होने का मतलब हुआ कि स्लोप हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब आपको ये डेरिवेटिव को स्लोप से रिलेट करना क्यों ज़रूरी था ये आपको समझना होगा। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आपने ये चीज़ें देखी होगी कि कोई भी कर्व के बारे में अगर आपको किसी कर्व का इक्वेशन लिखना होता था तो वो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीखा था। अब यहाँ पे जो है किसी भी इक्वेशन के बारे में अगर आपको उसके नेचर के बारे में पता लगाना है, उसके रेट ऑफ चेंज के बारे में पता लगाना है, तो वो चीज़ें हम लोग डेरिवेटिव्स के थ्रू देखते हैं। रेट ऑफ चेंज
आपको मैंने बताया कि जो स्लोप में चेंज होगा, और स्लोप में चेंज होने का मतलब किस में चेंज होना है, डेरिवेटिव। ठीक है, चेंज कब पॉसिबल है? चेंज के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज दो केस में पॉसिबल होता है। या तो वो चेंज ऑटोमेटिकली टाइम के साथ हो जाए, या फिर कोई ऐसी गिवन क्वांटिटी हो जिसमें हम ये बता पाए कि जो चेंज है वो कैसे हो पाया। जैसे अगर हम आपको इसका एक एग्जांपल दें, तो अगर आप कोई मान लीजिए स्फेरिकल बलून है, अगर आप उसका रेडियस इंक्रीज़ करोगे तो वो बलून का साइज़ जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। यानी रेडियस के इंक्रीज़ होने से जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका सरफेस एरिया है, वो आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये है कि जो चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट है टू इट्स गिवन क्वांटिटीज़, कि किस क्वांटिटीज़ की वजह से उसमें जो चेंज है वो हो रहा है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्विट लेक, अगर आपने देखा होगा, इस लेक में अगर आपने कहीं स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन ड्रॉप करोगे तो फिर वहाँ पे एक सर्कुलर वेव बनना स्टार्ट होता है ऐसे, और वो सर्कुलर वेव समय के साथ साथ क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। यानी वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है, वो रेट ऑफ चेंज जो है आपका, वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टाइम के साथ। और फिर एक बार ऐसा मौका आता है जब टाइम के साथ ये चेंज होना बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको रेट ऑफ चेंज में ये दो बातें, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर समझना होगा कि वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या वो गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, वो आपको क्वेश्चंस में पढ़ते समय ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं कि वो डेरिवेटिव में चेंज को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना होगा, मैथमेटिकली अगर हमें उसके बारे में जानना होगा, वो चेंज हम कैसे समझ पाएंगे। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि y इज इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल एफ एक्स अगर फंक्शन है और y में चेंज आ रहा है, y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में y में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उसे लिख सकते हो dy बाई dx। यानी y में जो चेंज है वो विथ रिस्पेक्ट टू x है, दैट इज कॉल्ड dy बाई dx। तो ये dy बाई dx को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब वो चेंज हमारा यहाँ पे फिक्स था कि y के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, y में जो चेंज हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए वो चेंज इस तरीके से भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो, जैसे वो एक फंक्शन ना हो के दो अलग अलग फंक्शन हो जाए। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हो कि y बराबर एफ एक्स, एक y बराबर एफ ऑफ टी एक फंक्शन है और x बराबर जी ऑफ टी एक फंक्शन है, यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो रेट ऑफ चेंज किसके कॉन्टेक्स्ट में है, वो y में चेंज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ये बताइए, यहाँ y डायरेक्टली x के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर y डायरेक्टली x के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि y में चेंज हो रहा है और x में ना हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देखो तो y में एक फंक्शन है t और x के साथ भी एक फंक्शन है t, यानी t जो है ये दोनों में कॉमन फंक्शन है। अगर ये दोनों में कॉमन फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो चेंज आएगा वो t के रिस्पेक्ट में आएगा, और जब t के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा तो फिर वो चेंज y विथ रिस्पेक्ट टू x बोला जा सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, तीन फंक्शन होते हैं, जिसमें एक फंक्शन y, दूसरा फंक्शन x और तीसरा एक फंक्शन है जो दोनों में कॉमन होता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे वो t फंक्शन है। तो अगर हमें इसमें चेंज कोई दिखाना है, यानी dy बाई dx हमें फाइंड करना है, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए हमें dy बाई dt फाइंड करना होगा और dx बाई dt फाइंड करना होगा। dy बाई dt का मतलब क्या है कि y में जो चेंज है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और x में जो चेंज है वो भी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब
y t के रिस्पेक्ट में चेंज होगा और x जब t के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वो चेंज हमारा होता है dy बाई dx। तो अब यहाँ पे जो है ये जो हमारा फंक्शन है ये dt से dt कैंसिल हो जाता है और ये किसके इक्वल आ जाता है dy बाई dx के। तो अभी आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताया ना टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होने वाला है वो इसका एक ये तरीका है कि y डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन y किसी थर्ड फंक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो थर्ड फंक्शन एज ए t है, इसके रिस्पेक्ट में जो y में जो चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज है वो आपको यहाँ पे dy बाई dx के चेंज के बारे में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को और फाइनल स्टेज पे ले जाने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मार्केट में जाते हो और मान लीजिए शुगर का जो प्राइस है वो मान लीजिए 50 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, बट आप नेक्स्ट डे जब जाते हो तो शुगर का जो प्राइस है वो अगर मान लीजिए 60 रुपीज़ पर केजी हो गया। आप ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस किस बात का था? शुगर तो सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, बट उसके प्राइस में जो चेंज है यानी जो रेट में चेंज है, अब वो रेट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में है? वो रेट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम है, क्योंकि अगर हम कल जाते तो शायद वो सस्ता मिल जाता, अब आज आ रहे हैं तो वो महंगा मिल रहा है। यानी यहाँ जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है और रेट जो है वो भी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में कहे, मान लीजिए कि s कोई फंक्शन है, t कोई फंक्शन है, s में चेंज आ रहा है, t में चेंज t के रिस्पेक्ट में, यानी ds बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है और अगर हम ये बोल रहे हैं कि सर्कल का एरिया में जो चेंज है वो रेडियस में चेंज होने की वजह से है, इसका मतलब कि रेडियस में चेंज होने का मतलब ये है कि रेडियस में चेंज होने का मतलब है dA बाई dr। रेडियस में चेंज होने का मतलब, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एरिया पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे ये कंडीशन डायरेक्टली ना गिवन देके कि यहाँ जो चेंज है वो एरिया में जो चेंज है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये दे सकता है कि मान लीजिए रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज अगर आपको गिवन होगा और एरिया भी गिवन होगा, एरिया फाइंड करना होगा, यानी हमें dA बाई dt फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? dA बाई dt। और क्या गिवन होगा? इफ़ dr बाई dt इज़ गिवन। अगर ये गिवन होगा आपके सामने तो यहाँ पे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, जो आपको मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो चेंज है वो या तो गिवन क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में दिया जा सकता है, नहीं तो जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, उनमें कहीं पे भी वो चीज़ देखने को आपको मिलेगा। तो हम लोग ये क्वेश्चंस के थ्रू देखना चाहेंगे कि किस तरीके से किसी भी डेरिवेटिव को यानी कि उसके एप्लीकेशंस को हम लोग यहाँ बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इसमें क्या गिवन है। इसमें जो गिवन है वो रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज कर रहा है और जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो रेट गिवन है। अगर सपोज कर लीजिए कि उस सर्कल का रेडियस क्या है? r है। अगर उस सर्कल का रेडियस r है यानी r में जो चेंज आ रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम के रिस्पेक्ट में उसके रेडियस में जो है वो क्या आ रहा है? वो चेंज आ रहा है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में उस रेडियस में जो चेंज आ रहा है इसका मतलब है कि dr बाई dt इज इक्वल क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग टाइम में क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत आया, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पर सेकेंड
सेकेंड यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोला है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हमें ये फाइंड करना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो फाइंड करना है वो सर्कल में जो चेंज आ रहा है, लेकिन किस में चेंज आ रहा है, जो एरिया ऑफ ए सर्कल है उसके चेंज की बात हो रही है। अब आप ये बताइए, किसी भी चेंज को समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए। विदाउट फंक्शन हम किसी चीज़ के चेंज को बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को चेंज होने का मतलब है कि पहले से वो एक पाथ, यानी पहले से वो हमें एक ग्राफ पता हो, जिस ग्राफ में हमें ये पता लगाना हो कि क्या चीज़ें वहाँ पे वेरी कर रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एरिया में चेंज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड गिवन क्या है कि रेडियस में चेंज गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। यानी यहाँ जो फंक्शन हमारे लिए बनेगा वो फंक्शन हमारा होगा एरिया ऑफ ए सर्कल, और आप सबको पता है एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अगर एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, अब ये हमारे को फंक्शन मिल गया। अब ये जब हमें फंक्शन मिल गया है तो हमें इस फंक्शन में अब जो चेंज बताना है वो बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब जब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी अगर हम फाइंड करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, बाकी आर स्क्वायर यानी पावर का डिफ्रेंशिएशन 2r होगा, और वापस से r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी टी होगा। ठीक है, अब आप ये भी देखो, ध्यान से देखना होगा कि जो चेंज बताना है वो सर्टेन एक कंडीशन है, एक इंस्टेंट पे बताना है। किसी भी चेंज को अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने दिन भर में क्या चीज़ें किया, तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स आप बताते हो कि मैं सुबह में खाना खाया, दोपहर में मैंने पढ़ाई की। तो वैसे ही यहाँ पे जो चेंज पूछ रहा है वो पूछ रहा है कब, वो चेंज तब होगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब डी ए बाई डी टी कब बताना है, एरिया में चेंज वेनेवर आर इज इक्वल क्या है 10 सेंटीमीटर है, पाई 2 इंटू 10 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 3। यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 60 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर आएगा। इसलिए आंसर आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन उस वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें बोला है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये बात तो समझ में आ गया होगा कि डी आर बाई डी टी इज गिवन। व्हाट इज डी आर बाई डी टी? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसेस? यानी पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एरिया में जो चेंज है वो क्या होगा, और इस सवाल में पूछा है कि उसी सर्कल के सर्कमफेरेंस में चेंज क्या हो सकता है। तो सर्कमफेरेंस में चेंज होने का मतलब क्या है कि हमें पहले तो ये फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या बनेगा। सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, यानी हमें जो फाइंड करना है वो डी सी बाई डी टी फाइंड करना है, क्योंकि सर्कमफेरेंस में भी जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, और रेडियस में जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी गिवन है। तो डी सी बाई डी टी जो है वो होगा 2 पाई आर का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी आर बाई डी टी। तो 2 पाई और डी आर बाई डी टी यानी 0.7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो वहाँ पे रेडियस, जैसे आप देखो डी आर बाई डी टी हो गया, यहाँ आर का कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पिछले वाले में तो यहाँ पे आर था, तो इस वजह से वो इंस्टेंट उस कंडीशन पे बताना था, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें गिवन नहीं है। तो ये आपका फिलहाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं आगे देखते हैं, एक दो सवाल और है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है क्विट लेक में। आपने देखा होगा, मान लीजिए क्विट लेक है, अगर आपने स्टोन कहीं ड्रॉप किया तो ऐसे सर्कुलर वेव बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कुलर वेव जो बन रहा है वो जिस स्पीड से बन रहा है वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप ये बताइए कि जो वेव बनेगा और वेव में जो मूव होंगे वो सर्कुलर मूव हो रहा है,
ठीक है, और सर्कुलर मूव हो रहा है, तो यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब बताइए क्या हो सकता है। अगर आपको किसी भी सर्कल में सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है तो ये बात तय है कि वो सेंटीमीटर मीटर जो यूनिट है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो dr/dt है वो गिवन है, वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पर सेकेंड है यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज़ें गिवन है। बोला है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। यानी हमें यहाँ पे भी जो फाइंड करना है वो एरिया में चेंज फाइंड करना है। तो पहले तो आपको एक फंक्शन लिखना होगा एरिया और रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि सर्कुलर वेव है तो एरिया इज इक्वल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ पे भी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है, यानी dA/dt। तो पाई 2r और r क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो dr/dt। यानी यहाँ पे dA/dt फाइंड करना है whenever r is 10। तो पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू dr/dt क्या है आपको 4 गिवन है। तो आपका आंसर आएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यह आपका वॉल्यूम होगा, सॉरी ये आपका सॉरी वॉल्यूम नहीं है, एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इन सबसे थोड़ा डिफरेंट क्या है, अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, जिसमें आपको मैंने बोला था कि कोई भी फंक्शन किसी थर्ड फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो। मान लीजिए 3 पॉइंट है, 3 दोस्त है, मान लीजिए इन तीनों दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जो दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। तो जो दोनों का बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसको मान लीजिए अगर इसको सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, बुखार होता है, इसकी तबीयत खराब होती है, तो दोनों में जो चेंज आएगा वो एक जैसा आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसमें चेंज आने पे इनमें चेंज आना पॉसिबल है। अब इनमें चेंज अच्छा भी हो सकता है और इनमें चेंज बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। कई बार इन दोनों के लिए अच्छे हैं, ये दोनों आपस में दुश्मन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो पहले फंक्शन समझना होगा कि क्या फंक्शन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। यानी यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो वॉल्यूम की बात हो रही है और दूसरा सरफेस एरिया की बात हो रही है। यानी वॉल्यूम में चेंज है उसको गिवन है और सरफेस एरिया में जो चेंज है वो गिवन है। तो सरफेस एरिया के चेंज होने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया में चेंज होने का मतलब, पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्यूब का अगर साइड लेंथ x है तो फिर वहाँ पे जो वहाँ जो सरफेस एरिया होगा वो होगा आपका 6x² होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें चेंज है, वॉल्यूम का रेट गिवन है कि वॉल्यूम किस रेट से जो है वो चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि dV/dt इज गिवन, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपका यूनिट पर सेकेंड है, तो dV/dt जो है वो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जो है वो सरफेस एरिया में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा है सरफेस एरिया को, वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया भी किसके साथ चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना होगा वो ds/dt फाइंड करना होगा। रीजन बीइंग समझ में आया, क्योंकि ds/dt, क्योंकि सरफेस एरिया में भी जो चेंज होगा वो चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो ds/dt अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 6 इंटू 2x और x का डिफ्रेंशिएशन होगा dx/dt। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे dV/dt गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है x क्यूब।
यानी यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होगा 3x² और बाकी x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा dx/dt। dv/dt इज गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना यहाँ पे, तो 3x² इंटू dx/dt। यहाँ से आप dx/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। dx/dt इज इक्वल आ गया है 8/3x²। ठीक, अब आप ds/dt फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, मतलब सरफेस एरिया में जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, और कब है, किस इंस्टेंट पे है, तो 12 सेंटीमीटर पे है, व्हेनेवर x इज इक्वल 12। तो 6 इंटू 2x और dx/dt की वैल्यू कितनी है, 8/3x² है, 8/3x²। तो 3 2 ज़ा 6, ये x कैंसिल हो गया। अब 2 इंटू 8/x यानी 12, यानी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका चेंज है ds/dt यानी सरफेस एरिया में। ठीक है, आप लोग बाकी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो बातें मैंने आपको बताया है वो चीज़ें किस तरीके से इन क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हो रही है। बाकी सारी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।